गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर जो कि है पेनाल्टी एंड प्रोसीजर्स। तो दोस्तों, पेनाल्टी एंड प्रोसीजर्स में क्या कंट्रावेंशन के लिए क्या पेनाल्टी का प्रोविज़न है माइंस एक्ट में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग आज एक्सक्लूसिवली उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसका भी फ़ायदा लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं पेनाल्टी एंड प्रोसीजर के ऊपर कि कंट्रावेंशन ये हुआ है और इसके लिए क्या पेनाल्टी का प्रोविज़न है। और जो पेनाल्टी है कभी कभी वो फाइन के फॉर्म भी रहता है और कभी कभी इम्प्रिजनमेंट फॉर्म भी रहता है और कभी कभी दोनों भी है, फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो पेनाल्टी एंड प्रोसीजर है ये माइंस एक्ट का चैप्टर 9 में डिस्कस किया गया है। तो इस तरह टोटल माइंस एक्ट में, जैसे आप लोग जानते हैं कि टोटल 88 सेक्शंस है। तो 88 सेक्शंस को डिफरेंट चैप्टर के अंदर उसको डिस्कस किया गया है। तो इन टोटल माइंस एक्ट में 10 ठो चैप्टर है, 1 से लेकर 10 तक। तो कौन सा चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, कभी कभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको भी आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि लीव विथ वेजेस कौन सा चैप्टर में डिस्कस किया गया है माइंस एक्ट का, या फिर आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कौन सा चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसको जस्ट समराइज करके आपको बता दे रहा हूँ कि चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी यानी कि डेफिनेशंस वगैरह हो गया, माइंस एक्ट का जो कमेंसमेंट हो गया, एक्ट किस किस केस में लागू नहीं होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये सब चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन। चैप्टर 3 में कमिटी के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है, जो कि सेक्शन 12 से लेकर 15 तक। वैसे ही चैप्टर 4 में माइनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस, मैनेजर का अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर, ये सब उसमें डिस्कस किया गया है। उसी तरह चैप्टर 5 में प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे फास्ट एड वगैरह हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हो गया चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि सेक्शन 28 से लेके 48 तक है। चैप्टर 7 में लीव विथ वेजेस, मतलब एनुअल लीव विथ वेजेस, किस केस में एक आदमी एलिजिबल होगा एनुअल लीव विथ वेजेस के लिए, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस किया गया है चैप्टर 7 में, जो कि 49 से लेके 56 तक डिस्कस किया गया है। उसी तरह चैप्टर 8 में डिस्कस किया गया है रेगुलेशन, रूल, बायलॉज का फॉर्मेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हुआ है रेगुलेशन बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए, ये सब सारे चीज़, बायलॉ का फॉर्मेशन, सब चैप्टर 8 में, जो कि सेक्शन 57 से लेकर 62 के अंदर ये सब डिस्कस किया गया है। वैसे ही चैप्टर 9 में पेनाल्टी एंड प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसके ऊपर कि हम लोग आज एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंट्रावेंशन के लिए क्या पेनल्टी या क्या प्रोविज़न है और क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट बता देता हूँ कि चैप्टर 10 में जो लास्ट चैप्टर है वो मिसलेनियस चैप्टर है, जो कि सेक्शन 82 से शुरू होकर 88 तक, मतलब एंड तक डिस्कस किया गया है। तो इस टाइप का टोटल 10 ठो चैप्टर है। उसमें से हम 9th चैप्टर, जो कि पेनाल्टी एंड प्रोसीजर है, वो चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली। लेकिन उसके अलावा कौन सा चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है उसको भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं, ताकि इस रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो आपको ये नहीं लगे कि इसके बारे में मैं प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो इसको मैं समराइज करके आपको बता दिया, आप थोड़ा उसको नोट डाउन करके या फिर माइंस एक्ट का बुक देख के भी उसको आप लोग नोट करके प्रिपेयर होके जाइए एग्जाम में। जनरली जो इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है लीव विथ वेजेस, आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब जनरली एग्जाम में आता है कि कौन से चैप्टर में डिस्कस किया गया है। रेगुलेशन, रूल, कभी कभी सेक्शन नंबर भी पूछ लेता है कि ये सेक्शन में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, ये फिर कौन सा सेक्शन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है रेगुलेशन बनाने के लिए, जैसे 57, 58 में रूल बनाने के लिए एम्पावर्ड है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो आप अगर थोरोली इसको डिस्कस करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 9 को। पहला सेक्शन 63 में बोलता है
कि ऑब्स्ट्रक्ट CIM/RIM स्पेशल ऑफिसर अंडर सेक्शन 8 टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी अंडर माइंस एक्ट, उसके लिए पेनल्टी है 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट विथ 500 रुपीज़ का फाइन और बोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि CIM/RIM या स्पेशल ऑफिसर जो कि सेक्शन 8 के अंडर अथराइज होते हैं, उनको अब अगर आप लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं माइंस में इंस्पेक्शन के लिए तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। उसके लिए पेनल्टी का क्या प्रोविज़न है, 3 महीना का इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल जाना और 500 रुपये का फाइन और बोथ। ऐसे सेक्शन 3 में और एक सब सेक्शन में बताया है कि रिफ्यूज टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट ऑन डिमांड ऑफ CIM/RIM एंड स्पेशल ऑफिसर इन परसुएंस इन द माइंस एक्ट, उसके लिए फाइन अप टू 300 रुपीज़। अगर CIM/RIM या स्पेशल ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं आपको और आप रिफ्यूज कर रहे हैं यानी कि मना कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा 300 रुपये तक। इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं है, जेल जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 300 रुपया तक फाइन देना पड़ेगा उस केस में। सेक्शन 64 बोलता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। कोई भी रिकॉर्ड जैसे प्लान हो गया, सेक्शन हो गया, रजिस्टर, कोई भी रिटर्न, नोटिस, डिक्लेरेशन, इसमें अगर फॉल्स डिक्लेरेशन आप देते हैं, मतलब फॉल्स इनपुट रहता है उसमें और पता चला, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। क्या पेनल्टी देना पड़ेगा, 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट मतलब 3 महीना जेल और 1000 रुपया का फाइन, ये आपको देना पड़ेगा उस केस में, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड का केस में। ऐसे सेक्शन 65 बोलता है यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगर फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आप प्रोड्यूस करते हैं किसी मेडिकल री एग्जामिनेशन का, रिन्यूअल केस में हो या एग्जाम केस में हो, अगर फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, वो उनका नॉलेज में आया, तो उसके लिए आपको पेनल्टी क्या देना पड़ेगा, 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 1 साल का जेल और 200 रुपया का फाइन, यानी और दोनों भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। यह सेक्शन 65 का प्रोविजन। ऐसे सेक्शन 66 में क्या बोलता है, ओमिशन टू फर्निश प्लान्स एक्सेट्रा। अगर कुछ जो रिकॉर्ड है, जैसे रिटर्न का भी स्टैट्यूटरी लिमिट है कि इतना दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा, उसको अगर आप लोग नहीं दिए, टाइम बाउंड पीरियड के विद इन नहीं सबमिट किए, तो आपको फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपया तक। इसमें भी इम्प्रिजन का प्रोविज़न नहीं है, आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ फाइन का प्रोविज़न है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1000 रुपया तक। सेक्शन 67 क्या बोलता है, कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग जितना भी प्रोविज़न है माइंस एक्ट में, उसको आप लोग अगर कंट्रावेंट करते हैं, एक्सेप्ट परमिटेड अंडर 38 सेक्शन 38 में जो परमिशन दिया गया है, सेक्शन 38 क्या बोलता है कि कुछ स्पेशल केस है जिसमें कि आप ये सब प्रोविजन को कंट्रावेंट कर सकते हैं। तो स्पेशल केस क्या क्या है, जैसे कुछ टेक्निकल रीजन के लिए कुछ काम को आपको कंटिन्यूएशन में करना पड़ रहा है, मतलब वो नहीं करेंगे तो काम खत्म नहीं होगा, आपको छोड़ के जाने से भी दिक्कत हो जाएगा उस केस में। या कुछ एक केस है जिसमें कि माइंस का सेफ्टी पूरा हिल जाएगा, मतलब सेफ्टी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उस केस में आप कंट्रावेंशन कर सकते हैं। इसको छोड़ के अगर कुछ कंट्रावेंशन करते हैं तो 3 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट और 1000 तक फाइन आपको देना पड़ेगा। जो सेक्शन 38 है वो एक्सेप्शनल केस है, उस कंडीशन को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल कंडीशन है उस केस में आप कंट्रावेंशन नहीं कर सकते। ये प्रोविज़न को जो जितना भी एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग प्रोविज़न है, तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको 3 महीना तक जेल, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ दोनों भी हो सकता है। तो ये है सेक्शन 67 का प्रोविज़न। आप उसमें थोड़ा और एक चीज़ गौर कीजिएगा, कभी भी अगर फाइन सिर्फ पूछ रहा है तो आप इम्प्रिजन को चीज़ को मत देखिए, सिर्फ फाइन को देखिए। और पेनाल्टी पूछ रहा है तो इस केस में आपको दोनों देखना पड़ेगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी देखना पड़ेगा कितना महीना के लिए प्रोविज़न है और फाइन कितना मंथ के लिए। अगर सिर्फ फाइन क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ फाइन को आप गौर कीजिए। वैसे ही सेक्शन 68 क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर 18 साल से कुछ को नीचे कोई आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं माइंस में, तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा अप टू 500 रुपीज़। लेकिन सिर्फ सेक्शन 48 को छोड़ के, सेक्शन 48 में क्या प्रोविज़न है कि अप्रेंटिस और ट्रेनिंग को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो भी 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब चाइल्ड नहीं होना चाहिए। उस केस में
इसको छोड़ के बाकी अगर कुछ आदमी जो कि 18 साल से कम है उनको अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं माइंस में, तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू 500 रुपीज। ओके, तो ये बोलता है सेक्शन 68। सेक्शन 40 में जो चीज़ है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि वो प्रोविजन है ऑलरेडी। फेलियर टू अपॉइंट मैनेजर, अगर किसी माइंस में, कोई भी माइंस में आप एक मैनेजर को अपॉइंट नहीं किए, जैसे कि सेक्शन 17 क्या बोलता है कि हर माइंस एक माइंस मैनेजर के अंडर में रहना चाहिए। अगर आप मैनेजर अपॉइंट नहीं किए, ऑनर या एजेंट, तो आपको 3 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट अप टू 2500 रुपया तक फाइन देना पड़ सकता है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, सेक्शन 70 बोलता है कि जो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का प्रोविजन है सेक्शन 23 में, उसको अगर आप लोग कंट्रावेंट कर रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं, तो आपको 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 500 और बोथ देना पड़ेगा। मतलब 3 महीना तक जेल भी हो सकता है, 500 रुपया तक फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। अगर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट जैसे फॉर्म IBA IBB जो जितना भी जो भी प्रोविजन है सेक्शन 23 में जो डिस्कस किया गया है, या रेगुलेशन 9 में भी उसको डिस्कस किया गया है, उसमें जो प्रोविजन है जितना भी सब चीज़, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो उस रिक्वायरमेंट को, तो आपको लिए पेनल्टी का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? अप टू 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 3 महीना का जेल, फाइन अप टू 500, 500 रुपया तक फाइन, और बोथ यानी कि दोनों भी हो सकता है। तो इसको हमको याद रखना होगा कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के लिए क्या प्रोविजन है। कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 23 को अगर कंट्रावेंशन किया तो क्या प्रोविजन है, तो उसको भी थोड़ा याद कीजिएगा। सेक्शन 72B, सेक्शन 72B क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 को अगर आप लोग कंट्रावेंशन कर रहे हैं, तो आपको उस सेक्शन 22 के अंडर में जो ऑर्डर इशू हुआ है, उस ऑर्डर को अगर कंट्रावेंट कर रहे हैं, तो 2 साल तक आपको जेल हो सकता है या 5000 रुपया तक फाइन हो सकता है। 72C में उसको थोड़ा और डिटेलिंग में दिया है कि उस सेक्शन 22 के अंडर जो ऑर्डर इशू है उसको कंट्रावेंट करके अगर कुछ लॉस ऑफ लाइफ होता है, मतलब कोई आदमी का डेथ होता है, उस केस में आपको 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट, 5000 रुपया तक फाइन, या बोथ हो सकता है। अगर कोई आदमी का डेथ हो रहा है, किसके लिए? अगर सेक्शन 22 के अंडर में अगर कुछ ऑर्डर इशू हुआ है, उसको अगर कंट्रावेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज बोल रहा है उसमें कि उस कंट्रावेंशन के लिए अगर कुछ सीरियसली बॉडी इंजरी हो रहा है, तो 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट, 3000 तक फाइन, और बोथ हो सकता है। पहले क्या बोला? लॉस ऑफ लाइफ अगर होता है तो 2 साल तक जेल, 5000 रुपया तक फाइन। लेकिन उसमें अगर सीरियसली बॉडी इंजरी होता है उस कंट्रावेंशन के लिए, तो आपको 1 साल तक जेल, 3000 रुपया तक फाइन देना पड़ेगा। तीसरा बोल रहा है अगर कंट्रावेंशन कर रहे हैं लेकिन कुछ इंजुरी नहीं हुआ या कुछ डेंजर नहीं हुआ आदमी लोगों को, लेकिन कंट्रावेंशन तो आप लोग किए हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 3 महीना तक जेल, और 1000 रुपया तक फाइन। ये हो सकता है आपको पेनाल्टी के रूप में, मतलब फाइन होगा 1000 तक, और इम्प्रिजनमेंट होगा 3 महीना तक, या दोनों भी हो सकता है। ये बोलता है सेक्शन 72C का ये है प्रोविजन। तो 3 अलग अलग केस हो गया। एक केस में डेथ केस हो रहा है, दूसरा केस में सीरियसली बॉडीली इंजुरी, तीसरा हो गया कि कुछ इंजुरी नहीं हो रहा है। 73 सेक्शन क्या बोलता है कि जनरल प्रोविजंस ऑफ डिसओबेडेंस, मतलब एक्ट रेगुलेशन रूल बाय लॉ के जो जितना भी प्रोविजन है, उसमें उसको अगर कोई आदमी कंट्रावेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है पेनाल्टी का? 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपया तक फाइन, और बोथ, मतलब 3 महीना के लिए जेल भी हो सकता है और 1000 रुपया तक फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 74 जो कि लास्ट, ये क्या बोलता है? कोई भी आदमी 72B और 72C में जो डिस्कस किया उसको छोड़ के अगर दोबारा वही कंट्रावेंशन कर रहा है, मतलब एक बार उसको पनिशमेंट हो चुका है, जितना भी प्रोविजन है पेनाल्टी का वो हो चुका है, फिर 2 साल के अंदर अगर वो फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा है उस कंट्रावेंशन को, उस केस में पेनल्टी क्या होगा? डबल द पनिशमेंट। यानी कि जितना पनिशमेंट जो डिस्क्राइब किया गया है, जो 3 महीना डिस्क्राइब किया गया है, वो 6 महीना हो जाएगा। जो 1000 पेनल्टी का प्रोविजन है, जो 2000 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा पनिशमेंट अगर 2 साल के अंदर वही कंट्रावेंशन को रिपीट कर रहा है कोई भी आदमी, तो उस केस में डबल हो जाता है।
एक्सेप्ट 72B एंड 72C। तो ये था आज का वीडियो का डिटेल, जो कि पेनल्टी एंड प्रोसीजर के रिलेटेड वीडियो था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी डिस्क्राइब किया आप लोग को समझ में आया होगा। आप ज़रूर उसको गौर कीजिएगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला एग्जाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।